कल्पना कीजिए, एक ऐसी पूरी की पूरी दुनिया हमारे आसपास मौजूद है जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, बिल्कुल अदृश्य। फिर भी ये रहस्यमय दुनिया हमारे पर्यावरण, हमारे भोजन और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। आज के इस विश्लेषण में हम सूक्ष्म जीवों के इसी अद्भुत ब्रह्मांड को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये नन्हे जीव कैसे हमारे सबसे अच्छे दोस्त और कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन-किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म जीवों के परिचय से, फिर जानेंगे हमारे मित्र सूक्ष्म जीवों के बारे में। उसके बाद बात होगी हानिकारक सूक्ष्म जीवों और बीमारियों की, फिर खाद्य परिरक्षण के तरीकों की और अंत में जीवन के आधार यानी नाइट्रोजन चक्र की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं क्या? नाम से ही एकदम साफ है, ये इतने छोटे जीव होते हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के देखना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जीव सचमुच हर जगह मौजूद हैं। मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो या फिर हमारे खुद के शरीर के अंदर का हिस्सा हो, हम असल में इन्हीं की दुनिया में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस अदृश्य दुनिया में कौन कौन रहता है। मुख्य रूप से इसके 4 प्रमुख परिवार हैं। पहला है जीवाणु या बैक्टीरिया। ये एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। दूसरा परिवार है कवक यानी फंगी का। ये दिखते तो पौधों जैसे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद इसका एकदम सटीक उदाहरण है। तीसरा है प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा या पैरामीशियम, जो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। और चौथा परिवार है शैवाल या एल्गी का, जैसे स्पाइरोगैरा, जो पानी में रहकर अपना खाना खुद बनाने वाले जीव हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीबोगरीब किरदार भी है, विषाणु यानी वायरस। वायरस बाकी सभी सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये प्रकृति के नियम तोड़ने वाले जीव हैं। वे खुद से जनन या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें किसी जीवित कोशिका की जरूरत होती है, चाहे वो कोई जीवाणु हो, पौधा हो या फिर किसी जंतु का शरीर। बिना किसी होस्ट के ये पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। अब जब हम इन जीवों से मिल चुके हैं, तो चलिए इनके उस पहलू को देखते हैं जो हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। अक्सर जब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का जिक्र होता है तो थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लाभदायक सूक्ष्म जीवों पर ही टिका है। इनके बिना हमारी कई पसंदीदा खाने पीने की चीजें और जीवन रक्षक दवाएं कभी बन ही नहीं पाती। इनके चमत्कारों की लिस्ट काफी लंबी है। खाने से ही शुरुआत करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही वो जादूगर है जो दूध को स्वादिष्ट दही में बदल देता है। और वो जो फूली हुई ब्रेड या इडली हम खाते हैं, वो यीस्ट के कारण होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर आटे को फुला देता है। वाणिज्यिक स्तर पर भी चीनी के किण्वन या फर्मेंटेशन से अल्कोहल और वाइन बनाने में इन्हीं का कमाल है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो इन्होंने क्रांति हिला दी। पेनिसिलियम नाम के कवक ने दुनिया को एंटीबायोटिक्स दिए, जो आज अनगिनत जानें बचाते हैं। और खेती में भी राइजोबियम बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये तो सच में हमारे अदृश्य सुपर हीरो हैं। पर हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ विलेन मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीवों की। जहाँ एक तरफ हमारे अनगिनत दोस्त है, वहीं ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे शरीर पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। इन हमलावरों को रोगाणु या पैथोजेंस कहा जाता है। इनका बस एक ही मकसद होता है, हमारे जैविक सिस्टम में घुसपैठ करना और बीमारियां फैलाना। बीमारियों और उनके फैलने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे बचाव का पहला कदम है। जरा इन बीमारियों को ही देख लीजिए। उदाहरण के लिए टीबी यानी क्षय रोग एक जीवाणु से होता है और सीधे हवा के जरिए फैलता है। खसरा और चिकन पॉक्स जैसे रोग वायरस के कारण होते हैं, जो हवा या सीधे संपर्क से हम तक पहुंचते हैं। अब मलेरिया को ही ले लीजिए। ये होता तो एक प्रोटोजोआ के कारण है, लेकिन इसे हम तक पहुंचाने का काम एक ट्रांसपोर्टर करता है, जो है मादा एनोफिलीज मच्छर। वहीं हैजा और टाइफाइड जैसे जीवाणु जनित रोग दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलते हैं। तो अब सबसे बड़ा और व्यवहारिक सवाल ये सामने आता है कि बचाव कैसे किया जाए। अगर ये पैथोजेंस हवा, पानी और हर जगह मौजूद है, तो हमारी रसोई में रखा हमारा रोजमर्रा का खाना सुरक्षित कैसे रहता है?
हम इन अदृश्य हमलावरों को अपना खाना सड़ाने से कैसे रोक सकते हैं? इसका जवाब सदियों की इंसानी समझदारी और विज्ञान में छिपा है। हम कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे इन रोगाणुओं का जीना ही मुश्किल हो जाए। रसायनों की बात करें तो सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके खाने को बचाया जाता है। और हमारे घरों में सदियों से चला आ रहा पारंपरिक तरीका तो है ही, नमक और तेल का भरपूर इस्तेमाल। जब अचार या मांस में बहुत सारा नमक और तेल डाला जाता है तो ये सूक्ष्म जीवों के लिए एक इतना कठोर माहौल बना देता है कि वे वहां जिंदा ही नहीं रह पाते। और विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, पाश्चुरीकरण। महान वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा खोजी गई यह तकनीक आज हमारे दूध को सुरक्षित रखती है। इसमें एक बहुत ही सटीक तापमान का झटका या टेम्परेचर शॉक दिया जाता है। दूध को अचानक 70 डिग्री सेल्सियस तक महज 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा कर दिया जाता है। यह अचानक हुआ बदलाव सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह खत्म कर देता है। खाने पीने और बीमारियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े आधार की बात करते हैं, नाइट्रोजन चक्र। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चक्र नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे जरूरी संतुलन है। पर्यावरण में नाइट्रोजन का ये चक्र पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को चलाने वाले ऑपरेटर कोई और नहीं बल्कि हमारे यही मित्र सूक्ष्म जीव हैं। जरा एक पल के लिए इस विशाल आंकड़े पर गौर करें। 78%। हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है। न तो हम इंसान, न जानवर और न ही पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब वहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि सूक्ष्म जीव हमारी मदद के लिए आगे नहीं आते। तो आइए देखते हैं कि ये कमाल का 4 कदमों वाला चक्र कैसे काम करता है। सबसे पहले राइजोबियम जैसे मिट्टी के जीवाणु हवा से उस 78% बेकार नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से सोख सकें। दूसरे कदम में पौधे इन्हीं यौगिकों का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाते हैं। तीसरे कदम में जंतु और हम इंसान उन पौधों को खाते हैं जिससे वो जीवन रक्षक प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और अंत में जब जीवों की मृत्यु होती है तो अपघटक यानी डीकंपोजर सूक्ष्म जीव शरीर को तोड़कर उस नाइट्रोजन को वापस गैस के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये एक एकदम सटीक, कभी न खत्म होने वाला लूप है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया जहां हवा को जीवन में बदलने, भोजन को सहेजने और बीमारियों से लड़ने, इन सभी का कंट्रोल माइक्रोस्कोपिक जीवों के पास है। क्या हम अभी भी ये कह सकते हैं कि वे महज साधारण छोटे जीव हैं? या फिर सच्चाई ये है कि वे ही इस ग्रह के संतुलन के असली अज्ञात स्वामी हैं? इस अदृश्य दुनिया के बारे में गहराई से सोचिएगा, क्योंकि चाहे ये हमें दिखाई दे या नहीं, ये हर सेकंड हमारी दुनिया को आकार दे रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।